दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ सीजेपी का छात्र आंदोलन तो खत्म हो चुका है, लेकिन उससे जुड़े विवाद अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये वही आंदोलन था जो पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ था। हजारों छात्र सड़कों पर उतरे, कई दिनों तक प्रदर्शन हुए, संसद से लेकर सोशल मीडिया तक इस मुद्दे पर लगातार बहस चली और आखिरकार सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए। लेकिन अब आंदोलन खत्म होने के बाद उसी प्रदर्शन से जुड़ी एक वायरल वीडियो ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार चर्चा किसी नई मांग, किसी कानून या आंदोलन की नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो और उस पर दर्ज हुई एफआईआर की हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस नीचे से निकल जाओ। मोदी नाली के तू नाली में उगाए, तू नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के छात्र आंदोलन का है। इस वीडियो में एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस शुरू हो गई। इसी विवाद के बीच अब इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पहले सीजेपी के इस आंदोलन का थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों और युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन शुरू किया था। देखते ही देखते ये आंदोलन कई राज्यों तक पहुंच गया। हजारों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे, कई दिनों तक प्रदर्शन हुए और ये मुद्दा संसद तक भी पहुंच गया। सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता गया। बाद में सरकार ने कई ऐलान किए और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दिया। इसके बाद आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी गई। लेकिन आंदोलन खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद उसी प्रदर्शन से जुड़ा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने अब एक बिल्कुल नई बहस शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रही महिला की पहचान नोएडा निवासी 25 साल की रुचिका सिंह के तौर पर हुई है। इस मामले में शिकायत सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने दर्ज कराई। उनका कहना है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद महिला की पहचान की और फिर नोएडा पुलिस से संपर्क किया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि वीडियो में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा न सिर्फ आपत्तिजनक थी, बल्कि एक संवैधानिक पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। शिकायतकर्ता का कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल उस अधिकार के दायरे में नहीं आता। इसके बाद नोएडा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जब घटना दिल्ली के जंतर मंतर पर हुई थी तो मामला नोएडा पुलिस के पास कैसे पहुंचा? दरअसल पुलिस ने इसे जीरो एफआईआर के तौर पर दर्ज किया है। आसान भाषा में समझे तो जीरो एफआईआर ऐसी एफआईआर होती है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे घटना वहां की ज्यूरिडिक्शन में हुई हो या नहीं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि शिकायत दर्ज करने में देरी ना हो। बाद में केस उस पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां घटना हुई हो। यही वजह है कि इस मामले में भी शिकायत नोएडा में दर्ज हुई, लेकिन आगे की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। नोएडा पुलिस ने भी साफ किया है कि जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद केस दिल्ली पुलिस को भेजा जा रहा है, क्योंकि घटना दिल्ली में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की 3 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें सेक्शन 352, सेक्शन 353(1) और सेक्शन 356(1) शामिल है। अब सिर्फ इन धाराओं के नंबर जान लेना काफी नहीं है, इसलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। सेक्शन 352 ऐसे मामलों से जुड़ी है जहां किसी व्यक्ति का जानबूझकर अपमान किया गया हो और उसे सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका हो। सेक्शन 353(1) उन बयानों या एक्टिविटीज से संबंधित है जिन्हें पब्लिक मिसचीफ यानी सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने वाला माना जा सकता है। वहीं सेक्शन 356(1) डिफेमेशन यानी मानहानि से जुड़ा प्रावधान है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि किसी मामले में इन धाराओं का लगाया जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता कि आरोप साबित हो गए हैं। शुरुआती शिकायत और मौजूदा फैक्ट्स के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कराती है और फिर जांच शुरू होती है। जांच के दौरान अगर नए तथ्य सामने आते हैं तो धाराएं बदली भी जा सकती है, हटाई भी जा सकती है या नई धाराएं भी जोड़ी जा सकती है। इसलिए फिलहाल इस मामले में अंतिम फैसला जांच पूरी होने और उसके बाद अदालत की प्रक्रिया के जरिए ही सामने आएगा। इस पूरे मामले पर सीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। संगठन के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि वो किसी भी तरह की अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करते। हालांकि उनका यह भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी मानहानि हुई है तो उसके लिए कानून में दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं।
उनके मुताबिक ऐसे मामलों में सीधे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। यहीं से एक और कानूनी पहलू सामने आता है, डिफॉर्मेशन यानी मानहानि। आसान भाषा में समझे तो मानहानि तब मानी जाती है जब किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है। भारत में मानहानि दो तरह की हो सकती है। पहली सिविल डिफॉर्मेशन, जिसमें नुकसान की भरपाई के लिए हर्जाने की मांग की जा सकती है। दूसरी क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, जिसमें आपराधिक कार्रवाई का प्रावधान होता है। हालांकि इस मामले में कौन सा कानूनी रास्ता लागू होगा और आगे क्या कार्रवाई होगी, इसका फैसला अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। मोदी ने करा क्या? वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग राय भी देखने को मिली। कुछ लोगों का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करना हर नागरिक का अधिकार है। वहीं दूसरे पक्ष का तर्क है कि आलोचना और अभद्र भाषा में फर्क होता है। किसी भी व्यक्ति, खासकर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा भी कानून के दायरे में जांच का विषय बन सकती है। यहीं पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी बहस शुरू हो जाती है। भारत का संविधान आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, यानी आप अपनी राय रख सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते हैं और विरोध भी जता सकते हैं। लेकिन इसी संविधान का आर्टिकल 19(2) कहता है कि अधिकार पूरी तरह असीमित नहीं है। अगर कोई बयान मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून में तय दूसरी सीमाओं का उल्लंघन करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए इस मामले में भी यही जांच का विषय होगा कि इस्तेमाल की गई भाषा उन कानूनी सीमाओं के भीतर थी या नहीं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है कि FIR दर्ज होने का मतलब किसी का दोषी साबित हो जाना नहीं होता। FIR सिर्फ पुलिस जांच की शुरुआत है। अब दिल्ली पुलिस वायरल वीडियो की जांच करेगी, ये पता लगाएगी कि वीडियो में किसी तरह की एडिटिंग तो नहीं हुई और उसका पूरा संदर्भ क्या था, उसमें दिखाई दे रही बातें किस परिस्थिति में कही गई थी और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसके बाद जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। फिलहाल इस मामले में किसी अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया है और न ही आरोप साबित हुए हैं, इसलिए इस समय से एक जांच के अधीन मामला ही माना जाएगा। कुल मिलाकर ये मामला अब सिर्फ एक वायरल वीडियो या एक FIR तक सीमित नहीं रह गया है। इसने एक बार फिर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं। लोकतंत्र में विरोध जताने की सीमा क्या है? सरकार की आलोचना और आपत्तिजनक भाषा के बीच कानून कैसे फर्क करता है? क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर वीडियो पूरी सच्चाई दिखाती है? और क्या FIR दर्ज हो जाने का मतलब किसी का भी दोषी होना होता है? इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहें जस्ट।